मिशन निरामया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम योगी ने की अध्यक्षता में इस मिशन पर विपक्षी एकता बैठक 17-18 जुलाई को 8 नई पार्टियां जुड़ी। बैठक से पहले सोनिया गांधी डिनर देंगी। केजरीवाल को भी न्योता भेजा। दिल्ली में बीजेपी ने उम्मीदवारों का किया ऐलान। गुजरात से 2 राज्यसभा तो वहीं पश्चिम बंगाल से 1 उम्मीदवार। ज्योति मौर्य मामले में कमांडेंट मनीष दुबे सस्पेंड, ऑर्डर आना बाकी। 3 पॉइंट पर हुआ एक्शन। पति आलोक को रास्ते से हटाने की कही थी बात। उत्तराखंड, पंजाब समेत 5 राज्यों में भारी बारिश। 4 दिन में 100 मौतें। कुल्लू में बाजार बहा। दिल्ली में 10 साल बाद यमुना का वाटर लेवल सबसे ज्यादा। दिल्ली की गीता कॉलोनी में महिला का शव मिला। फ्लाईओवर के आसपास बिखरे थे टुकड़े। एक बैग में कटा हुआ सिर, बाकी अंग दूर पड़े मिले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ हारिस। आपको बता दें, सिरसा से खबर है जहां पर लगातार बढ़ रहा है घग्गर नदी का जलस्तर। आसपास के गांव में मंडराया बाढ़ का खतरा। सिरसा से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर लगातार बढ़ रहा है घग्गर नदी का जलस्तर, जिससे गांव के आसपास के गांव में मंडराया है बाढ़ का खतरा। तो वहीं गांव के बांधों को किया जा रहा है मजबूत। जेसीबी लगा करके डाली जा रही मिट्टी। खबर सिरसा से बता रहे हरियाणा के सिरसा से खबर, जहां पर लगातार बढ़ रहा है घग्गर नदी का पानी। बता दें कि आसपास के गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तो घग्गर नदी का पानी जलस्तर बढ़ता जा रहा है। गांव के बांधों को किया जा रहा है मजबूत। आपको बता दें कि जेसीबी लगा करके मिट्टी डाली जा रही है, जिससे कि बाढ़ के खतरे को टाला जा सके। सिरसा से हमारे संवाददाता राज रतन तारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, इसको लेकर के क्या कुछ बताना चाहेंगे? सर, मैं आपको बता दूं कि सिरसा क्षेत्र में यहाँ पर O2 हेड है, वहाँ पर जल भराव बहुत ज्यादा बना हुआ है। पीछे से हथनीकुंड से छोड़ दिया गया है। अम्बाला से इधर कुरुक्षेत्र साइड में बहुत ज्यादा वर्षा हुई है, जिसके कारण घग्गर क्षेत्र में बहुत ज्यादा पानी आ गया। इस पानी का बहाव वहाँ बहुत ज्यादा होने के कारण O2 हेड के सारे गेट खोल दिए गए हैं, जिससे वो पानी राजस्थान सीमा की तरफ चला जाए। और वहाँ पर स्थिति अभी नियंत्रण में बनी हुई है। कल सांसद सुनीता दुग्गल ने भी वहाँ का दौरा किया था और आज जिला कलेक्टर डीएम पार्थ गुप्ता ने भी वहाँ का दौरा किया था। स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में और हर स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी है। और प्रशासनिक अधिकारियों के भी वहाँ पर सिंचाई विभाग के अधिकारी, आला अधिकारी वस्तुस्थिति का जायजा समय समय पर ले रहे हैं। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार कार्रवाई की जा रही है और मिट्टी डाल करके खतरे को टालने की कोशिश की जा रही है, क्या बता सकते हैं, क्या सारे गांव इससे बचाए जा सकते हैं? जी सर, बहाव तो बहुत ज्यादा है, पर क्षमता से अधिक पानी आ गया है। 30,000 O2 हेड की घग्गर वहाँ बहाव क्षेत्र है। 30,000 के लगभग हेक्टेयर के लगभग पानी की क्षमता है। पानी की मात्रा अभी वहाँ बताई जा रही है 40 से 45 के ऊपर। तो सीधा कहीं से अगर नहर टूट गई या खतरा तो मंडरा रहा है, पर प्रशासनिक अधिकारियों को छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है। कोई अधिकारी छुट्टी नहीं ले सकता, कोई अधिकारी इधर उधर नहीं जा सकते। सारी अधिकारियों को अलर्ट रहने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, ताकि हर स्थिति से निपटा जा सके। ठीक है, राज रतन पारिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें कि गाँव के बांधों को किया जा रहा है मजबूत। बाढ़ के खतरे को टालने के लिए जेसीबी से मिट्टी डाली जा रही है, ताकि बांध खड़ा करके जो घग्गर नदी का जलस्तर है वो बाढ़ में तब्दील ना हो। खबर हरियाणा के अंबाला से, जहां पर सीएम मनोहर लाल की जिला प्रशासन संघ बैठक शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि बारिश से पैदा हुए हालातों की समीक्षा की जा रही है। सीएम मनोहर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बारिश से पैदा हुए हालातों की समीक्षा बैठक की जा रही है। इस दौरान गृह मंत्री अनिल विज समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सांसद कार्तिकेय शर्मा, विधायक असीम गोयल भी बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। तो अंबाला से खबर आपको बता दें, जहां पर सीएम मनोहर लाल की जिला प्रशासन संघ बैठक शुरू हुई। इस दौरान बारिश से पैदा हुए हालातों की समीक्षा की गई।
अगली खबर गुरुग्राम से आपको बता दें, जहां पर पुलिस ने दबोचे 2 नकली पुलिस वाले राहगीरों से कर रहे थे लूटपाट। दिल्ली से खरीद करके लाए थे वर्दी, अमृतसर से बनवाया था फर्जी आई कार्ड। पुलिस ने दबोचे 2 फर्जी पुलिस वाले राहगीरों से लूटपाट कर रहे थे। दिल्ली से खरीद कर लाए थे वर्दी। पुलिस ने दबोचे 2 नकली पुलिस वाले। वहीं पलवल से खबर आपको बता दें, जहां पर क्लरिकल एसोसिएशन की हड़ताल जारी है। 8वें दिन भी धरना देकर के बैठे क्लर्क। तो 8वें दिन भी धरना देकर के बैठे हैं क्लर्क। आपको बता दें कि लघु सचिवालय के पास चल रहा है धरना। मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हैं क्लर्क। पलवल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर क्लरिकल एसोसिएशन की हड़ताल जारी है। 8वें दिन भी धरना देकर के बैठे क्लर्क। लघु सचिवालय के पास चल रहा धरना। मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हैं क्लर्क। पलवल से खबर आपको बता दें, जहां पर क्लरिकल एसोसिएशन की हड़ताल जारी है। मंगलवार को हथिनी कुंड बैराज से 3,60,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। इसके चलते यमुना किनारे जाजल गांव में बने नगर निगम के रेनीवेल पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। ऐसी स्थिति में शहर के पूर्वी क्षेत्र में जाजल रेनीवेल से होने वाली पेयजल आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो चुकी है। मेयर निखिल मदान ने आज निगम आयुक्त विश्राम कुमार मीणा और निगम अधिकारियों के साथ जाजल गांव और मुरथल में पेयजल घर के नलकूप प्रांगण का दौरा किया। मेयर निखिल मदान ने बताया कि जाजल रेनीवेल से पेयजल आपूर्ति बंद होने के कारण शहर के पूर्वी क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई है। अब नगर निगम द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों पर लगाए गए ट्यूबवेल और पानी के टैंकरों से पेयजल आपूर्ति की जाएगी। अभी जाजल से होके आए हैं हम लोग, कमिश्नर साहब भी थे मौके पे साथ में। जो हमारे शहर में पानी की सप्लाई आती थी ईस्टर्न साइड में, जो वार्ड नंबर 1 से लेके 14 तक के अंदर जो हम पानी सप्लाई करते थे, वो जाजल से पानी आता था। तो वो लाइन जो कल पीछे से हिमाचल से पानी छूटा है रात को, उसके भाव से वहाँ के रेनीवेल और जो हमारे पानी की लाइन थी और जो जाजल में जाने वाली रोड है, वो एज इट इज़ रोड के साथ में पानी की लाइन टूट गई है, वो बह गई है उसके अंदर। तो अब कुछ दिन हमारे शहर में पानी की सप्लाई की समस्या रहेगी। मेरा सभी शहरवासियों से निवेदन भी है और मैं कहना चाहता हूं कि पानी जो पीने का निगम की तरफ से सप्लाई किया जाता है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम ट्यूबवेल से जो हमारे मुरथल में बूस्टिंग है, उधर से हम पानी को ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कर सकें। कुछ एरिया ऐसे हैं जिसके अंदर हमें पानी सप्लाई करने में दिक्कत आएगी, जहाँ पर ट्यूबवेल्स नहीं हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर हम पानी टैंकर्स के थ्रू और जो वार्ड पार्षद हैं उनके साथ भी एक हम रोस्टर बना रहे हैं और अधिकारियों के साथ भी एक रोस्टर बनाया है कि कौन से एरिया में कौन सा टैंकर जाएगा। उसकी जितना भी डाटा है, जो सूची होगी उसकी, जो उसकी डिटेल्स हैं, वो हम अभी शेयर करेंगे।
धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों की सुध लेने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने मीडिया से बातचीत में बाढ़ के मामले पर सरकार को घेरते हुए मुख्यमंत्री से पूछा कि क्या सरकार ने फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग की थी या फिर नहीं, क्योंकि यदि की होती तो बाढ़ इतने बुरे तरीके से हालात नहीं हुए होते। हुड्डा ने बाढ़ पीड़ितों को तुरंत मुआवजे की बात कही। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के साथ ही पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा और हरमोहिंदर सिंह चट्ठा, पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, करण दलाल, जयप्रकाश भी मौजूद थे। जो आज कार्यक्रम था हमारा कुरुक्षेत्र में मौन व्रत रखने का पार्टी की तरफ से, जो राहुल जी के खिलाफ फैसला है वो पानी का फ्लड सिचुएशन देखते हुए उसका हमने पोस्टपोन किया है, तारीख हम बाद में देंगे ताकि ये पहले फ्लड से निपटे। आज पूरे प्रदेश में बड़ा भारी नुकसान हुआ है फ्लड से, खेतों में पानी खड़ा है, शाहबाद में सेक्टर में भी पानी घुसा हुआ है और आपका इंद्री, यमुनानगर, इधर अंबाला बहुत ज्यादा पानी आया है। कई दिनों से हो रही भारी वर्षा के कारण यमुना नदी के किनारे पर हो रहे कटाव की सूचना मिलते ही एसीएस माइनिंग अरुण गुप्ता और उपायुक्त राहुल हुड्डा मौके पर पहुंचे और बेलगढ़ के पास यमुना नदी के किनारे हो रहे कटाव की स्थिति का जांचा। उन्होंने कटाव को रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक प्रबंधन करने के निर्देश दिए। एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। उन्होंने बताया कि स्थिति पर नजर रखने के लिए संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही प्रशासन की पूरी तरह भी मुस्तैद है। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उपायुक्त राहुल हुड्डा ने बताया कि यमुना नदी के किनारे के कटाव को रोकने के लिए बनाए गए स्टड ज्यादा पानी आने के कारण बह गए हैं, जिस कारण कटाव हुआ है। एक निश्चित सा होता है कि इतनी बारिश होगी तो लगभग ठीक रहे। अगर मान लो उससे 4-5 गुना ज़्यादा बारिश हो जाएगी, 6 गुना ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि पानी चारों तरफ होता ही है, खेतों में होता है। और मुझे लगता है कि अगर मौसम ठीक रहता है तो लगभग 2 दिन में या सारा का सारा साफ हो जाएगा। कुछ लोगों का नुकसान भी है तो सरकार उसमें प्रयास करेगी कि हम उसका भरपाई करें। गाँव में तो मेरा ख्याल है यहाँ किसी में अभी तक घुसा नहीं किसी गाँव में पानी, लेकिन खेतों में काफ़ी पानी है। गांव में तो कहीं 1-2 घर में कहीं पानी घुसा होगा, लेकिन खेतों में काफ़ी पानी है। सर, कल जो सीएम मनोहर लाल हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत की है। क्या विशेष जिस प्रकार से कोई नुकसान हुआ, कोई विशेष हरियाणा को राहत पैकेज? अरे देखिए, बरसात के बाद ही सारे नुकसान का जायजा लिया जाएगा। अगर कहीं नुकसान है तो निश्चित तौर से उसकी भरपाई भी करेंगे और आगे भविष्य के लिए इसकी योजना बनाएंगे ताकि इसको बांध को ठीक तरीके से किया जाए ताकि भविष्य में कोई खतरा ना हो। तो ये थे हमारे साथ। पुलिस थाना भौंडसी गुरुग्राम में टोल प्लाजा पर मैन पावर के ठेकेदार ने एक लिखित शिकायत के माध्यम से बताया कि वो टोल प्लाजा पर अपने दफ्तर में बैठा था, तभी वहां पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी में बंदूक के साथ 5 से 7 लड़के आए और इसको धमकाते हुए कहा कि इस टोल को सुबह तक खाली करवा दो, जिस पर एसीपी क्राइम गुरुग्राम वरुण दहिया ने बताया कि 11 जुलाई को गुरुग्राम से आरोपी को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान हरबीर के रूप में हुई। एक आरोपी से प्रारंभिक पुलिस पूछताछ में पता चला कि कुख्यात गैंगस्टर सूबे गुर्जर गैंग का मुख्य सदस्य है। वारदात में प्रयोग की गई स्कॉर्पियो गाड़ी व हथियार भी बरामद किए जा चुके हैं। गुड़गांव पुलिस द्वारा सूबे गुर्जर जो गैंग है उसका एक मेन आरोपी और उसका एक मेन किंगपिन जो काफ़ी कुछ टाइम पहले बेल आउट हुआ था और सूबे गुर्जर गैंग की गतिविधियां और उस गैंग के नेक्सस को सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा था, उसको सोना क्राइम ब्रांच ने पकड़ने में सफलता हासिल करी है। और आपको जैसे पहले बताया गया था कि दिनांक 7 जुलाई को एक केस रजिस्टर्ड करा गया था भौंडसी पुलिस स्टेशन द्वारा, जिस दौरान घामड़ोच जो टोल प्लाजा पड़ता है उसकी मैन पावर को हथियाने के लिए और उसको भय और वसूली करने के एवज में इन्होंने जो वहाँ के ठेकेदार वगैरह थे और जो वहाँ पर मैन पावर के जो कर्मचारी थे जो ऑपरेट करते हैं उनको धमकी दी थी और धमकी के दौरान उनको थ्रेटन किया था और वसूली करने की कोशिश करी थी। उस संबंध में जो मौके पे संबंधित पुलिस स्टेशन है, इंस्पेक्टर SHO समीर सिंह और क्राइम ब्रांच अपने इंचार्ज सत्य प्रकाश जी ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए
उनको 3 लड़कों को मौके से पकड़ा था, उनको अरेस्टिंग करी गई। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज इंद्री हलके के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। इस मौके पर उनके साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रभावित गांव वासियों से भी मुलाकात की और उनको आ रही समस्याओं की जानकारी ली। उप मुख्यमंत्री ने स्वयं ट्रैक्टर चलाकर के बाढ़ग्रस्त एरियो का सर्वेक्षण किया और मौके पर ही प्रशासनिक अधिकारियों को सहायता कार्यों में तेजी लाने के आदेश दिए। इस मौके पर पत्रकारों के साथ बातचीत में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यमुना में लगभग 50 फुट का ब्रीच हुआ है और इसी प्रकार करनाल और पानीपत के हलके में भी हुआ है। आगे एक और ब्रिज अभी रिसेंटली हुआ है करनाल में और एक ब्रिज पानीपत का बताया गया है सनोली के पास। तीनों के ऊपर और फुटिंग पे काम चल रहा है और मैं मानता हूँ कि जल्दी हम रिंग बांध बनाकर इस ब्रिज को बंद कर पाएंगे और बंद होते ही जो रिसेंशन है पानी का वो पुरानी यमुना के अंदर से हो जाएगा। अभी आबादी प्रभावित एरिया के अंदर तो पानी नहीं है, मगर एग्रीकल्चर एरिया के अंदर आया है और कब तक ये ब्रीचेज रोके जाएंगे उसके बाद ही कोई अनुमान लगाया जाएगा कितना अनुमान नुकसान इस इलाके में। मगर वार्निंग टाइमली इशू कर दी गई थी, तो इवैक्यूएशन कोई पशुओं के थे और किसी के खुद के चीज़ों के थे, वो ऑलरेडी हो चुके हैं। मेरा ये मानना है कि यमुना के अंदर अभी 1.5 मीटर का पानी का डाउनफॉल आया है और अगर 2-1 मीटर और डाउनफॉल आ जाता है तो इसको इमीडिएटली हम फिर सेंड करें। तो पूरे हरियाणा की आंकलन किया जाए तो कितना नुकसान मानते हैं सर? अभी चीका के अंदर और फतेहाबाद के रतिया क्षेत्र के अंदर 2 जगह जाखल के पास भी ब्रिज घग्गर में आया है। वो कितने एरिया में प्रभावित करेगा उसको अनुमानित करना अभी बहुत अर्ली है। भारी बारिश के कारण जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं अब घर की रसोई से सब्जी गायब हो रही है। जो सब्जी पहले 30 रुपए की थी वो अब 80 से 90 रुपए किलो की है। वहीं मोगा की सब्जी मंडी की बात करें तो यहां पर टमाटर 160 से 200 रुपए, गोभी 120 रुपए किलो में बिक रही है। गुवारा फली जो कि पहले 10 से 15 रुपए की थी वो आजकल 110 रुपए की बिक रही है। अगर अदरक की बात की जाए तो अदरक 300 रुपए किलो और हरी मिर्च जो कभी दुकानदार ऐसे ही थैले में डाल देते थे वो अब 70 से 80 रुपए किलो में हो गई है। वहीं इसके कारण आम लोगों की जेब पर भारी असर पड़ रहा है। बाजार में सब्जियां तो बहुत है लेकिन ग्राहक नहीं आ रहा। दुकानदारों का कहना है कि 1 महीने के अंदर सब्जियों के भाव 4 से 5 गुना हो गए हैं। 4-5 गुना बढ़ गया। पहला जे एक हफ्ते ਦੀ 200-300 ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ 1200-1300 ਦੀ ਆਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੇ ਦਾਲਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਆਲੂ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਟਮਾਟਰ ਪਾਉਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਲੱਭਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਮਾਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਮਾਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਟਮਾਟਰ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। दसो जी, मटर 200 रुपये किलो है जी, 180 रुपये, टमाटर भी 180-200 रुपये किलो है जी, तोरियां कद्दू 60 रुपये किलो, सारे रेट डबल ट्रिपल रेट हो गए सारे। मार्केट जो गाह घट आउंदा की गाह घट गई, गाह घट रही है, सब्जी महंगी है, गाह आपे घट जाता जी। अगला पाइया चीज़ लैके टाइम पास कर लेंदा जी। जो किलो लिया ही अगला पाइया टमाटर लेंदा 50 रुपये सर दिंदा बस। की कारण की समझ बस लोगों सब्जी खत्म हो गई जी, टाइम खत्म हो गया जी। हम सब्जी चल रही पहाड़ वाली, उधर रस्ते बंद हो गए जी, रस्ते बंद होने करके माल आ नहीं रहा। मध्य प्रदेश के मैहर में मां शारदा का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यहां पर दूर दराज से प्रतिदिन लाखों भक्त मां शारदा के दर्शन करने आते हैं। शतकों से मां की पूजा अर्चना करने वाले पुजारी परिवार की अनोखी पहल सामने आई है, जिसका शुभारंभ धीरज पांडे द्वारा किया गया है। ऐसी मान्यताएं हैं कि देश भर में प्रसिद्ध मां का मंदिर हिंदू आस्था का केंद्र है। यहाँ भक्तों की मनोकामना पूरी होती है, जिस कारण देश के बड़े बड़े संत, राजनेता, अभिनेता सहित लाखों लोग सर झुकाने आते हैं। मां के चमत्कार की कहानियां विश्व भर में प्रसिद्ध हैं।
इंदौर से एक अनोखा मामला सामने आया है जहां पर आम खाने से महिला की मौत हो गई। हालांकि मामला संदिग्ध है। पुलिस ने मर्ग कायम करके शव को पीएम के लिए भेज दिया है। जिला अस्पताल भिजवाया गया है। बता दें कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के असल कारणों का पता चल सकेगा। दरअसल इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के बिजलपुर में रहने वाली अर्चना नामक महिला की अचानक देर शाम तबीयत खराब होने के बाद महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि महिला ने देर शाम खाना खाने के बाद आम खाए थे, जिसके बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इससे कुछ और भी लोग थे जिन्होंने आम खाने के बाद उनका स्वास्थ्य खराब हुआ था। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के आधार पर ही आगे की कार्रवाई करेगी। अर्चना आलेरिया। क्या करते थे मतलब हाउसवाइफ थे? हाँ भाई साहब कहाँ रहते थे? बिजलपुर। क्या घटना थी? ये सर इसने भोजन किया सुबह और आम खाए, उसके बाद शाम को इसका सर दर्द होने लगा 5 बजे। फिर बिजलपुर के ही प्रदीप जी डॉक्टर जोशी जी उनको दिखाया, उनने ट्रीटमेंट दिया कि आधा घंटा देख लो आप। आधे घंटे बाद इनको चक्कर आने लगे तो फिर हमने एडमिट किया यूनिक हॉस्पिटल में। इलाज में बीपी कम होने लगा उनका। आपको क्या लगता है ये आम की वजह से? जी सर, आजकल ये पाइजन बहुत आने लगा है इन फल फ्रूटों में, इसकी वजह से और भी 2-3 केस हमारे यहाँ उसी दिन बीमार हुए। अर्चना नाम है, अर्चना अलेरिया, पति चेतन अलेरिया। ये बीजलपुर के रहने वाले हैं और 8 तारीख को ऐसा कहना है घर वालों का कि कुछ आम और कुछ क्या खाया या ज्ञात होने भी क्लियर नहीं है वो चीज़ है, तो उस कारण से इसे हॉस्पिटल में लाया गया था, जहां कल रात्र में 10 तारीख को डेथ हो गई और आज इनका पीएम हुआ है। क्या नाम था, कितनी उम्र है? उम्र 23 साल है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर आपको बता दें छत्तीसगढ़ से, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, पदमुक्त सांसद दीपक बैज होंगे नए प्रदेश अध्यक्ष। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सांसद दीपक बैज होंगे नए प्रदेश अध्यक्ष। विस चुनाव से पहले पार्टी का बड़ा फैसला सामने आया है। राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी ने जारी किया पत्र। तो अहम खबर आपको बता दें छत्तीसगढ़ से, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम पदमुक्त हो गए हैं। आपको बता दें कि सांसद दीपक बैज होंगे नए प्रदेश अध्यक्ष। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ सर्वेश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सर्वेश, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से नया जो है एक पद जो है वो सौंपा गया है एक सांसद को, क्या कुछ बताएंगे? हरीश जी, इसमें सबसे पहले आपको ये बताना बहुत आवश्यक है और के न्यूज इंडिया के माध्यम से हमने ये खबर बहुत पहले चला दी हुई थी कि प्रदेश में एक बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है और उसी बड़े बदलाव की तैयारी को इस पदमुक्त और पद नियुक्त को लेकर देखा जाना चाहिए। मोहन मरकाम जी, जो कि आज वर्तमान में कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी होते हैं जी, वहां से वो विधायक होने के नाते अपने आप को उन्होंने कुछ ऐसी हरकतें कर दी थी जिसके द्वारा कहीं ना कहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी और खासकर सरकार में बैठे हुए जितने भी मंत्री थे वो प्रभावित हो रहे थे जी। तो ये फैसला तो 3-4 महीने पहले ही के न्यूज इंडिया ने स्पष्ट कर दिया था कि यहाँ पर उनका बदलाव तो बहुत जरूरी है। हाँ, ये एक आश्चर्यजनक है कि बस्तर सांसद दीपक बैज को बनाना प्रदेश अध्यक्ष, ये बहुत आश्चर्यजनक है। जी, जिस तरीके से आपने बताया सांसद को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, इससे क्या कुछ बदलाव आएगा? क्योंकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे ठीक पहले इतना बड़ा बदलाव किया गया है। देखिए, इसमें हरीश जी यही कहा जा सकता है कि शायद कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बस्तर संभाग की 12 सीटों को लेकर भ्रमित है और भ्रमित इसलिए है कि उन्हें जिस तरह की सफलता 2018 में मिली थी
वो सफलता शायद इस बार इनको दो जो हमारे छत्तीसगढ़ की बेल्टें हैं, जिन्हें आदिवासी बाहुल्य बेल्ट कहा जाता है, एक बस्तर है, एक सरगुजा है, तो दोनों बेल्टों में शायद इनको लग रहा हो कि नहीं, कहीं ना कहीं हमें भ्रम की स्थिति है, हम पता नहीं यहाँ पे विजय कर पाए ना कर पाए, इसलिए हो सकता है कि उन्होंने बस्तर सांसद दीपक बैज को ये प्रभार दिया हो। और ये भी माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग को भी साधने का कांग्रेस ने कहीं ना कहीं प्रयास किया है। जी, अगर दीपक बैज को नहीं बनाया जाता प्रदेश अध्यक्ष तो और कौन से दावेदार थे? देखिए, इसमें ना बहुत बड़ा एक पेश है छत्तीसगढ़ को लेकर कि दीपक बैज तो एक बहुत अप्रत्याशित नाम है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, बहुत ही अप्रत्याशित नाम है दीपक बैज जी का। लेकिन इसमें ये मान के चला जा रहा था कि कहीं ना कहीं जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र का प्रमुख दुर्ग सांसद विजय बघेल जी को जो बनाया, इसके बाद ये मान के चला जा रहा था कि कहीं ना कहीं किसी कुर्मी पक्ष से ही शायद यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अध्यक्ष की नियुक्ति हो सकती थी। लेकिन बड़ा आश्चर्यजनक रहा कि ये अचानक से दीपक बैज जी का, और वो भी खासकर राष्ट्रीय कांग्रेस के जो महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल जी, इनका जो पत्र आया है, इनके अनुसार दीपक बैज जी को बना दिया गया। ये कहीं ना कहीं तो मतलब है ये कि कहीं ना कहीं साधने का प्रयास आदिवासियों को ही कर रहे हैं। ठीक है सर्वेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। और आपको बता दें कि के न्यूज इंडिया के माध्यम से पहले ही ये बताया जा चुका था कि एक बड़ा बदलाव हो सकता है। कांग्रेस जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस है उसके पद में बड़ा बदलाव हो सकता है और वैसा ही हुआ। सांसद दीपक बैज को नया जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। अगली खबर राजनांदगांव से है, जहां पर नकली खाद पर अब शहर में राजनीति भी तेज हो गई। दोषियों पर अब तक कार्रवाई नहीं होने से नाराज भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया तथा एसडीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपाए। भारतीय जनता पार्टी के नेता तथा पूर्व विधायक रामजी भारती ने आरोप लगाया है कि पिछले 4 सालों से शहर के रिहायशी इलाकों में नकली खाद बनाने की फैक्ट्री संचालित थी, फिर भी प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। मीडिया कर्मियों द्वारा कृषि विभाग को अवगत कराने पर नाम मात्र कार्रवाई की गई, जबकि अब भी मामले में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं तहसीलदार मुकेश ठाकुर ने कहा कि इस मामले में थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है, नियम अनुसार जो भी जांच होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। मामला ये था कि एक निजी घर में है ना किराएदार द्वारा नकली खाद निर्माण किया जा रहा था, जिसके संबंध में कृषि विभाग और राजस्व विभाग द्वारा कार्रवाई किया गया है और इसमें थाने में एफआईआर किया गया है और नियमानुसार जो भी जांच होगा उसके बाद इस पर त्वरित कार्रवाई किया जाएगा। डूंगरगढ़ में रहवासी इलाके में नकली खाद बनाने का गोरख धंधा 4 साल से चले आ रहा है और प्रशासन एक मीडिया कर्मी की शिकायत पर प्रशासन छापा मारती है और वहाँ पर जो भी आरोपी है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते, उसको छोड़ा जाना चिंता का विषय है। छत्तीसगढ़ की सरकार ढिंडोरा पीट रही कि हम किसानों की सरकार है। पूर्व में भी वर्मी कंपोस्ट के नाम पे इन्होंने नकली मिट्टी डाल के बेचे हैं और अब 1 रुपये किलो के नमक को 120 रुपया के ब्रांडेड खाद के रूप में उसको बेचा जा रहा है। किसानों के साथ अहित कर रहे हैं। और राजनांदगांव 12 जुलाई 2009 को नक्सलियों के एम्बुश में फंसे जवानों की शहादत की घटना 14वीं बरसी पर तत्कालीन एसपी विनोद चौबे और 29 जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस महकमे की ओर से हर साल स्थानीय पुलिस लाइन में 12 जुलाई को श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसी दिन नक्सल हमले में एक बड़ी वारदात के चलते स्वर्गीय चौबे और 29 जवान शहीद हो गए थे। पुलिस लाइन में शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे शहीदों के परिजनों की गम में आंखें भर आईं। अपनों को खोने का दर्द परिजनों के चेहरे में साफ नजर आया। परिजनों को एसएसपी अभिषेक मीणा ने ढांढस बनाया। इस घटना से पूरा शहर और जिला हिल गया था। हर साल स्वस्थ फूर्त राजनीतिक और गैर राजनीतिक वर्ग के लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचते हैं। इस बीच आज सुबह पुलिस लाइन में शहीदों को नमन करते हुए अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी गई। ऑफिशियली तो मुझे पता नहीं हुआ, अधिकारीगण ही बता पाएंगे जो भी मोर्चे पे रहते हैं।
सामाजिक रूप से बहुत जागरूकता आई है। समाज का हर वर्ग जुड़ता जा रहा है, ऐसा लगता है देखकर। समाज से भटके लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप, जो भटक गए हैं, समाज की मुख्य धारा से अलग हो चुके हैं? यही कहूँगी कि मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए और उनके लिए बहुत सारी सरकार ने योजनाएं सब केंद्र राज्य सभी से हो रहा है, उसका उनको लाभ उठाना चाहिए। आज शहीद परिवारों के सम्मान में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ प्रोग्राम पुलिस लाइन में रखा गया है। जैसा कि जिस आपका प्रश्न का संदर्भ है, बहुत कुछ छत्तीसगढ़ में 2009 के बाद में बदला है। स्थिति पहले से ज़्यादा बेहतर हुई है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे एरियाज़ जो उस वक्त हमारे हाथ में नहीं थे, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुँचाने में दिक्कत होती थी, जहाँ पे पर्सनल को जाने में दिक्कत होती थी, वहाँ पे आज सड़कों का जाल है। वहाँ पे आज हमारे जवान मुस्तैदी से पूरे क्षेत्र को सुरक्षित करके रखे हुए हैं और ये आपको जनरल माहौल दिखाई भी देता है। पब्लिक के भी जो परसेप्शन भी अलग हुआ है और पब्लिक की रीच भी, जो सरकारी सुविधाएं हैं जो पहले नहीं पहुंच पाती थी दूर क्षेत्रों में, वो अब वहाँ तक सरकारी कर्मचारियों के साथ सरकार पहुंच रही है। देखिए 14 साल बीत चुके हैं और टाइम के साथ हमारे कैंप्स भी बढ़ गए हैं। आईटीबीपी के कैंप्स वहाँ पे उपस्थित हैं और कैंप्स ने वो सिक्योरिटी वैक्यूम को फिल किया है जो पहले हुआ करता था। अभी भी लगातार हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि जो एरियाज़ हैं जहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं, पर्टिकुलरली माओवादियों की उपस्थिति है, वहाँ पे हम लगातार उपस्थित रहें और एक बार सिक्योरिटी वैक्यूम फिल होता है उसके बाद फिर प्रशासन आके स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल, सड़कें, ये सारी चीज़ें बन रही हैं और आगे भी लगातार हम इस दिशा में काम करते हैं। जरवेज में श्याम प्रधान लगभग 20 वर्षों से शासकीय भूमि में रह करके जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन प्रशासन की एक पक्षीय कार्रवाई से परिवार भयभीत है और ठोकरें खाने को मजबूर है। दरअसल मामला जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत जरवेज का है, जहां पर गांव में स्थित परिवहन विभाग के सामने लगभग 15 से 20 लोग कब्जा किए हुए थे और सभी को शासकीय नोटिस भी दिया गया है, लेकिन कई लोगों ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया। प्रशासन के द्वारा श्याम प्रधान को भी व्यक्तिगत दुर्भावना के कारण उसके ही आशियाने को उजाड़ दिया गया और बाकी वहां से कब्जा दरियों के ऊपर प्रशासन मेहरबान है। हमारे संवाददाता ने जांजगीर तहसीलदार से बात किया तो उन्होंने बताया कि वहां आरटीओ कार्यालय बन रहा है और फ्रंट से व्यावसायिक कस्बा किया है, इस कारण से उसकी दुकान को तोड़ा गया। मैं जरवे में निवास करता हूँ और यहाँ 20-25 साल काबिज करके ज़मीन में हवन और घर बना के छोटा सा दुकान चलात हन और यहाँ पर तहसीलदार महोदय द्वारा ये नोटिस जारी हो रही से जेकर मैं जवाब दे हूँ, ओमा मैं अपन जवाब में कहे हूँ कि साहब मोला ये 1 डिसमिल में घर बनाए हूँ, मोला पट्टा चाहिए है ना, और मोर दुकान चलत है, लेकिन ओकर बावजूद में भी एक के सब ला नोटिस दिए है और मोहल नोटिस दे रही से, लेकिन हम दलित समाज के आदमी तेकर नाम से मोरेच ये दुकान ला आके पीछे साइड ला तोड़ दे है और सामने ला पूरा गड्ढा कर दे है, जेमा मोर लोग लेकर मन के रोजी रोटी चलत है। हमन यहाँ निवास करथन परिवार सहित है ना, तो मैं शासन से अनुरोध करत हूँ एकर लिए मोला पट्टा दिए जाए और ये दुकान ला मोर सुरक्षित रखे जाए। बेमेतरा जिले के समृद्धि विहार में स्थित समाधान महाविद्यालय को उच्च शिक्षा संस्थानों के राष्ट्रीय स्तर के मूल्यांकन के प्रथम चक्र में ए ग्रेड मिला है। बता दें कि समाधान महाविद्यालय हेमचंद विश्वविद्यालय दुर्ग से संबंध पहला बीएड एवं यूजी निजी महाविद्यालय है, जो भारत सरकार की ओर से उच्च शिक्षा संस्थान महाविद्यालय विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता का मूल्यांकन करने वाली संस्थान नैक के मूल्यांकन में खरा उतरा है और पूरे छत्तीसगढ़ में प्रथम चक्र में ही ए ग्रेड की उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि को लेकर के हेमचंद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा ने समाधान महाविद्यालय परिवार को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि समाधान महाविद्यालय के समूचे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। चेतना विकास मूल्य शिक्षा विद्या की रोशनी में जो हम लोगों ने काम किया है वो पूरे विश्व में मानव जाति के लिए काम कर रहे हैं। 700 करोड़ मानव जाति के लिए समाधान महाविद्यालय की स्थापना की गई है।
समूचे पूरे विश्व में मानव जाति को एक पहचान के रूप में, एक न्याय के रूप में, एक सद्गति के रूप में प्राप्त करने के लिए जो कार्य समाधान महाविद्यालय ने किया है, निश्चित तौर पर यह नींव का पत्थर साबित होगा। आगे हम लोग 2025 तक ऐसा विज़न रखे हैं, चूँकि हमें ए ग्रेड मिल चुका है, अब हम रिसर्च के लिए एलिजिबल हो गए हैं। तो पूरे देश में हम चेतना विकास मूल्य शिक्षा में और वर्तमान सब्जेक्ट में जितने चल रहे हैं सब में हम रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए उस पर हम विशेष रूप से काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे और जो रिजल्ट हमें अब तक मिला है इस रिजल्ट को हम मेंटेन करेंगे और अगले साल में हमारा कमिटमेंट है हम A+ ग्रेड ला के रहेंगे। ये पूरे हमारे टीम के साथ हम सबका सामूहिक कमिटमेंट है। इन सब ने पूरा रात दिन मेहनत किया था और उसका परिणाम हम सबको मिला। राजनांदगांव जिले के कलेक्टर ने जन चौपाल में आए जन सामान्य की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुना। लोगों की सुविधा के लिए अनुविभाग एवं तहसील स्तर पर जन चौपाल आयोजित हो रहा है। जन चौपाल में प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं और जन चौपाल में 64 आवेदन प्राप्त हुए हैं और कलेक्टर डोमन सिंह ने लोगों की समस्याओं को सुना और निराकरण के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया। जन चौपाल में प्राप्त आवेदनों का शीघ्र निराकरण करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। आयोजित जन चौपाल कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों ने कलेक्टर से मुलाकात करके अपनी समस्या के निराकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। आज साप्ताहिक जन चौपाल हमारा निर्धारित कार्यक्रम है। इनमें लोग आते हैं, ज़्यादातर वही निर्माण कार्य और मांग विकास कार्यों के बारे में ज़्यादा लोग आते हैं। संबंधित अधिकारियों को निर्देश हम लोग दे रहे हैं कि वो त्वरित गति से निराकरण करें जो संभव हो सके और जो जिसमें अगर प्रावधान नहीं है तो वैसा उनको बताने के लिए भी बोला गया है। फसल बीमा को लेकर आए फसल बीमा के लिए कुछ लोगों का आवेदन पत्र हम लोगों ने शासन स्तर पर भेजा हुआ है, तो उसको भी हम लोग के संज्ञान में है। करंट से सगे भाई बहन की मौत, घर में बोर्ड से निकले तार से लगा करंट। इटावा से खबर जहां पर करंट से 2 भाई बहनों को करंट लगा है। बता दें कि घर में बोर्ड से निकले तार से करंट लगा है। सगे भाई बहन की मौत से घर में कोहराम मचा। बरतरा के ग्राम नगरिया यादवन की घटना आपको बता रहे हैं। इटावा से अहम जानकारी आपको बता दें जहां पर करंट से सगे भाई बहन की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घर में बोर्ड से निकले तार से उनको करंट लगा था। बता दें कि सगे भाई बहन की मौत से घर में कोहराम मच गया है। भरतना के ग्राम नगरिया यादवन की घटना आपको बता रहे हैं। इटावा से अहम जानकारी, करंट से सगे भाई बहन की मौत। घर में बोर्ड से निकले तार से लगा करंट। सगे भाई बहन की मौत से घर में कोहराम मचा। भरतरा के ग्राम नगरिया यादवन की घटना आपको बता रहे हैं। इटावा से अहम जानकारी, करंट से सगे भाई बहन की मौत। घर में बोर्ड से निकले तार से लगा करंट। खबर मिर्जापुर से आपको बता दें जहां पर जमीन के विवाद में भिड़े पुलिस और ग्रामीण, थाना अध्यक्ष समेत कई ग्रामीण घायल हुए। जमीन के लिए भिड़ंत हो गई। बता दें कि थाना अध्यक्ष समेत कई ग्रामीण घायल हुए हैं। मुस्किरा गांव में घटी उम्बा जैसी घटना। एसपी समेत कई अधिकारी पहुंचे गांव। बवाल को देखते गांव में फोर्स तैनात की गई है। एसपी समेत कई अधिकारी पहुंचे हैं गांव। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़े हैं। फोन लाइन से आशुतोष, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके की घटना सामने है, क्या कुछ बताएंगे? जी, हम आपको बता दें कि संत नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुस्किरा गांव में
वहाँ पे जमीन को लेके विवाद था और उस जमीन के विवाद को लेके संत नगर थाने के थाना प्रभारी और पुलिस वहाँ पे पहुँचती है। जैसे ही थाना प्रभारी और पुलिस वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पे जो है पहले से लोग जो है मतलब जब वहाँ पे बैठे रहते हैं और भारी संख्या में लोग जो है वहाँ के पक्ष विपक्ष के लोग जो है आपस में बातचीत और लाठी डंडा चलने लगती है। उसी बीच बचाव में पुलिस जाती है। पुलिस को भी जो है कई लाठी और कई डंडा पत्थरों का सामना करना पड़ता है, जिससे एक पुलिस को भी चोटें आई है और थाना प्रभारी भी घायल हो गए हैं। और हम आपको बता दें कि जैसे ही ये घटना घटित होती है, मौके पर एसपी और पीओ और तमाम पुलिस अधिकारी पहुंचते हैं और भारी संख्या में फोर्स को तैनात कर दिया गया है। और इस मामले में अभी तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। एसपी ने बताया है कि जो मुख्य आरोपी है और जो भी आरोपी सिद्ध पाए जाते हैं उनके ऊपर एनएसए लगा के भी कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर। जी ठीक है आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर फतेहपुर से है, जहां पर एक युवक का शव पेड़ से लटकता मिला है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने शव को देखा और पुलिस को परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने हत्या किए जाने की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम भेज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामला आत्महत्या का लग रहा है। परिजनों के आरोपों की जांच पोस्टमार्टम के आधार पर की जाएगी। मामला ये है सर कि 3 बजे घर से निकला और वो आके हुसैनगंज मित्र के पास गाड़ी खड़ी किया और उससे बोला कि मैं 10-15 मिनट में आ रहा हूँ, और वो वहाँ से गाड़ी खड़ी करके चला गया। आज हमने काफ़ी ढूंढा, नहीं मिला। आज सुबह हमें सूचना मिली कि वो रामचंदन घाट पे है। जब वहाँ मैंने मौके पे जाके देखा तो वो पेड़ पे फांसी लगा के लटका हुआ था, लेकिन मुझे संज्ञान है कि वो आत्महत्या नहीं है, किसी की साजिश है। थाना हुसैनगंज अंतर्गत रामचंदन घाट पर एक अज्ञात लोग द्वारा बीती रात फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली गई है। उसकी पहचान विकास कुमार साहू पुत्र राम सजीवन निवासी कठेरवा के रूम में हुई है। प्रारंभिक जांच पड़ताल में पता चला है कि वह बीमार चल रहा था, जिसकी वजह से उसके द्वारा आत्महत्या की गई है। सबको पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम में भिजवा दिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर क्वारसी क्षेत्र के श्रीनगर कॉलोनी में मूसलाधार बारिश से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। घरों में पानी भरने से गृहस्थी का सामान बर्बाद हो गया। इससे लोगों का गुस्साए लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने सड़क जाम करके प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बाद भी नगर निगम ने कोई सुध नहीं ली, जिससे जलभराव का संकट खड़ा हो गया है। करीब 3 घंटे तक लोगों के जाम लगाने से वाहनों की लंबी कतार लग गई। बाद में पहुंचे पुलिस के अधिकारियों के समझाने के बाद लोग शांत हुए। वहीं बवाल के बाद नगर निगम ने पंप लगा करके पानी निकालने का काम शुरू किया तो लोग अपने घरों को लौट गए। जी नगर निगम को कई दफ़े लिख के दे चुके हैं सर हम, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। पुलिस वालों को अभी लिख के दिया है, ये मतलब बंदा कट जाता है, हर साल कटता है सर।
मैंने पिछले साल ही कर्जा लेके ये मकान बनाया है, अभी मेरा कर्जा भी नहीं निकल पाया है। मजदूर आदमी हूँ, मैं 400 रुपये कमा के लाता हूँ और छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, मैं कैसे कैसे गुजारा वो जो मतलब कर रहा हूँ। मैंने मकान अभी कर्जा भी नहीं निकला है, वो जो मतलब बना के पिछले साल ही खड़ा किया है। ये बम्बा हर साल कटता है, हर साल। जो आपका श्रीनगर कॉलोनी है, टेलीफोन कॉलोनी है, ये थोड़ी नीची कॉलोनी है। इसमें बम्बे की सबसे बड़ी प्रमुख समस्या है, इसमें बम्बा का निकास नहीं है। इसके कारण जो पानी कॉलोनी से आता है इसमें भर जाता है और इसका कारण ये होता है कि जो श्रीनगर कॉलोनी जो कि नीची है वहाँ फूटकर पूरे में जल भराव हो जाता है और मकान आज स्थिति ये हो गई, जल भराव के कारण मकान डूब गए हैं, कुछ चटक गए हैं, जान माल की बहुत बड़ी हानि है। क्या कहेंगे, इसकी कई बार लोगों ने शिकायत भी की है नगर निगम में, उसके बावजूद भी कुछ सुनवाई नहीं हुई, क्या कहेंगे? मैंने नगर निगम को लिखित शिकायत की और अधिकारियों से बैठकर वार्ता भी की, तो उनका ये कहना था नगर निगम के अंतर्गत ये नहीं आता, सिंचाई विभाग के अंतर्गत है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। परंतु जो जनता की समस्या है उसका निराकरण होना चाहिए, कैसे भी किसी भी स्तर से होना चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री से बात करनी पड़े, कैसे भी बात करनी पड़े, जो यहाँ का जल भराव की जो समस्या है उसका एक स्थायी समाधान निकलना। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अलीगढ़ से विश्व प्रताप सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विश्व प्रताप, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बारिश ने नगर निगम की पोल खोल करके रख दी है, क्या कुछ बताएंगे? बिल्कुल, देखिए कि लगातार जो कई दिनों से शहर में बारिश हो रही है, जिससे कि जल भराव की स्थिति जो है भयावह बनी हुई है। वहीं अगर बात करें शहर के कुछ जो निचले क्षेत्र हैं तमाम जो है उनमें जल भराव हो गया। उसके अलावा जो निचले क्षेत्रों में मकान बने हुए हैं उनमें स्थिति ये हो गई कि कई जगह मकान धराशायी हुए हैं। लोगों की जो पीड़ा है बिल्कुल सामने निकल कर आ रही है। सीधे लोग नगर निगम में कई बार जो है बरसात से पहले भी शिकायत दर्ज कर जा चुके हैं कि आखिर अगर बरसात होगी तो वो लोग कहाँ जाएंगे। अभी फिलहाल की स्थिति ये है कि आज एक 2 मंजिला मकान जो है गिरा और उसमें जो है तकरीबन 2 लोग जो है परिवार के उस दीवार के नीचे दब गए। गंभीर अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहीं जो है कई जगह शहरों में जल भराव हुआ है, जिसके चलते लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा है। बावजूद इसके नगर निगम की जो है बिल्कुल जो है जिस तरीके से कुंभकर्ण की नींद सूता हुआ है, तो अभी तक बिल्कुल जागने की चेष्टा में नहीं है कि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, बम्बे कट रहे, लोगों के घरों में पानी जा रहा है, जैसे तैसे लोगों ने अपने जीवन भर की पूंजी इकट्ठी करके मकान बनाए थे, तो कहीं ना कहीं बारिश के चलते वो जो है मकान धराशायी होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और नगर निगम की अगर बात करी जाए तो नगर निगम की लापरवाही जो है बिल्कुल सामने देखने को जो है पूरी तरीके से मिल रही है कि आखिर नगर निगम जिस तरीके से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में तमाम काम कर रहा है, बावजूद उसके जो है लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन हादसे हो रहे हैं, पानी की वजह से जो है लोगों के घरों में जो है पानी घुस जाता है और वही जो पानी हादसे का लगातार सबब बनता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और वहीं जो है इससे पहले भी एक हादसा हुआ था जिसमें तकरीबन माँ बेटी की मौत हो गई थी और एक जो उसके पिता थे उनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तो कहीं ना कहीं लगातार मौतों का सिलसिला जारी है और नगर निगम जो है बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। बावजूद इसके जो स्थानीय लोग हैं लगातार आज उन्होंने जल निगम के जो MD हैं उनके साथ भी मारपीट की है इसी सारी समस्या को लेकर। तो कहीं ना कहीं आज पूरे शहर में इस जल भराव की समस्या को लेकर लगातार बारिश हो रही है, इसके चलते लोगों में आक्रोश फूटा है। लोग इतने ज्यादा जो है गुस्से में है कि बिल्कुल जो है प्रशासन के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और बिल्कुल इस स्थिति में है कि अगर लोगों की समस्याओं की जल्दी सुनवाई नहीं हुई तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है आंदोलन या सीधे तौर पर कहा जाए कि लोगों का गुस्सा जो सड़कों पे देखने को मिलेगा। जी ठीक है विश्व प्रताप जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। जिले में आकाशीय बिजली कहर बरपा रही है। मंगलवार की रात अलीनगर थाना क्षेत्र के गंज बसनी गांव के सिवान में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 85 भेड़ों की मौत हो गई। बता दें कि बस्ती निवासी राम अवधपाल और हलुआ निवासी राम जन्म पाल तकरीबन 250 भेड़ों को गांव के सिवान में रखे हुए थे। मंगलवार की देर रात तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली कड़कने की लगी। बिजली कड़कने और बादल गरजने से डरी भेड़ों इधर उधर भागने लगी। भेड़ों में मच्छी भगदड़ को रोकने के लिए पशुपालकों ने प्रयास किया, लेकिन बावजूद इसके सभी जानवर भाग करके खेत में चले गए। इसी दौरान आकाशीय बिजली भेड़ों पर गिरी और 85 भेड़ों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 भेड़ें झुलस गई। बता रहे कि घटना की जानकारी मिलते ही SDM अविनाश कुमार, नायब तहसीलदार नीरज चतुर्वेदी और पशु चिकित्सा अधिकारी सदलपुरा डॉक्टर राजकुमार यादव मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। साथ ही क्षेत्रीय लेखपाल की क्षतिपूर्ति का आकलन करके रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। पोस्टमार्टम के बाद मृत भेड़ों को दफना दिया जाएगा। ग्राम बसनी में आकाशीय बिजली से भेड़ों के मरने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में गांव का निरीक्षण किया गया। मौके पर
ये पता चला कि 2 भेड़ पालकों की करीब 85 भेड़ें आकाशीय बिजली से मृत हो गई हैं, जिसके संबंध में पशु डॉक्टर को निर्देशित किया गया कि इनका पोस्टमार्टम कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे कि उन्हें आर्थिक सहायता दी जा सके। इसके साथ देश की बात में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।